हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसई बॉटनी के तीसरे यूनिट को आज हम देखेंगे। आपने 2 यूनिट को और देख लिया होगा, बहुत अच्छा वीडियो रहा, आपने सबने देखा है और अच्छा भी लगा होगा। एक बना बुनाया नोट्स है, भोजन बन चुका है, बस उसको आप लोगों को खाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग ध्यान से देखें। चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो आईएमपी वीडियो है आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। देखते हैं हमारे पास टेक्निक ऑफ स्टडी प्लांट डिसीज। जो प्लांट होते हैं उसमें कौन कौन सी बीमारी होते हैं, ये सारी चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसका टेक्निक्स क्या क्या है, ये सब चीज को देखेंगे। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन है। पादप रोग का अध्ययन अर्थात प्लांट डिसीज स्टडी कृषि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी फसल में रोग की पहचान, उसका फैलाव, गंभीरता और नियंत्रण उपाय निर्धारित करने के लिए सही अध्ययन तकनीक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। कहीं बीमारी हो रहा है तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, राइट ना। तो उनके लिए जो आप टेक्निक यूज करेंगे तो ये होता है हमारे पास टेक्निक ऑफ स्टडी प्लांट डिसीज। पौधा रोग के अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ रोग की पहचान नहीं करना है, बल्कि रोगजनक फसल हानि, पर्यावरण प्रभाव, नियंत्रण रणनीति का पता लगाना भी होता है। फील्ड स्टडी होता है अर्थात खेत में किए जाने वाले अध्ययन इसी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्ययन वास्तविक कृषि परिस्थितियों में रोग के प्रारंभ, विकास और फैलाव को समझने में क्या करता है, मदद करता है। फील्ड स्टडी के महत्व को अगर हम देखें तो यह है वास्तविक कंडीशन में हमारे पास जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें रोग की गंभीरता और फैलाव का आकलन किया जाता है। रोग जनक और फसल की इंटरेक्शन को समझना होता है। मौसम, मिट्टी, पर्यावरण कारकों का रोग पर प्रभाव को समझना होता है। डिसीज जो हमारे पास होती है ना, वो अलग अलग तरीके से प्लांट में अलग अलग होते हैं, राइट ना। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, तो ये चीजें को आप पढ़ेंगे। पौधा रोग के अध्ययन के लिए कई तकनीक अपनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मुख्य रूप से फील्ड है ना, फील्ड स्टडी है और लेबोरेटरी स्टडी है और सर्वे मेथड में बांटा गया है। तीनों को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम स्पेशल है। नोट्स बनाते जाना आप सब लोग, और स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो लेते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन सबसे प्राथमिक और सरल तकनीक होते हैं। इसमें वैज्ञानिक जो होते हैं वो सीधे खेत में जा करके रोगों की पहचान करते हैं, लक्षण और उनके फैलाव का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहला इसका स्टेप क्या है, रोगग्रस्त फसल के क्षेत्र का चयन करना और रोग के लक्षण और संकेतों का निरीक्षण करना होता है। तीसरा है रोगग्रस्त और स्वस्थ पौधों का क्या करना, अंतर को देखना। अगला है रोग की गंभीरता और इंसिडेंस का अनुमान लगाना। इसका उपयोगी उपकरण क्या है, नोटबुक लेके चलना है, हैंड लेंस लेके चलना है, कैमरा जीपीएस। आपका कैमरा जीपीएस जानते हैं ना, जिसमें आपका लोकेशन वगैरह दिखाता है, वो सभी चीज लेके चलना है। अगला है हमारे पास डिसीज सर्वे, रोग सर्वेक्षण क्या होते हैं। रोग सर्वेक्षण से किसी क्षेत्र में रोग की उपस्थिति, फैलाव और गंभीरता का आकलन किया जाता है। टाइप ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण के प्रकार। रेंडम सर्वे, किसी क्षेत्र में रेंडम तरीके से बिंदुओं का निरीक्षण किया जाता है। रेंडम कहने का मतलब क्या है, मतलब एक दिन दो दिन छोड़ करके, ऐसे रेंडम तरीका का मतलब ये है। और रेगुलर कहा जाए तो डेली के डेली हम उनको देखेंगे। सिस्टमेटिक सर्वे है, खेत को ग्राइड्स में बांट करके अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इनके चीजों को आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपको समझ आएगा। वीडियो को थोड़ा रोक लेना, और आप चाहें तो मोबाइल को ऐसे ना पकड़े, उसको राउंड कर लेंगे। राउंड करेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा, मतलब वीडियो स्पष्ट दिखेगा आपको। रोगों की पहचान करना, इसके अलग अलग कंडीशंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये तीसरा है इसका स्टेप, चौथा स्टेप है यहाँ पर। स्टेप्स को आप लोग देखते जाएं कि कौन कौन से इनका स्टेप्स है। डिसीज आइडेंटिफिकेशन, रोग की पहचान करना। फील्ड स्टडी में रोग की पहचान के लिए लक्षण और संकेत देखे जाते हैं। इनके कुछ सिम्टम हैं, पत्तियों का पीला होना, टिश्यू को मृत्यु होना, पौधों का मुरझाना और वृद्धि में बाधा।
ठीक है। अब इनका अलग अलग सिंबल है, आप देख पाएंगे। वीडियो को थोड़ा रोक लेना, अगर ये पार्ट आप नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 इनके स्टेप को आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये 6वां स्टेप है, क्षेत्रीय प्रयोग है। क्षेत्र में क्या क्या आप प्रयोग करेंगे उन चीजों को आप कर सकते हैं। रोग प्रभावित और नियंत्रित क्षेत्र होते हैं। तो ये 7वां आपका प्रकार है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर स्टडी, पर्यावरण कारकों का अध्ययन करना। फील्ड स्टडी में यह भी देखा जाता है कि मौसम, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी रोग के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। टेक्निक्स है इसके, वेदर डेटा रिकॉर्डिंग है, सॉइल टेस्टिंग है और कोरिलेशन एनालिसिस है। 8वां है डिजिटल फील्ड मॉनिटरिंग करना, कैसे हम डिजिटल के माध्यम से मॉनिटरिंग करें। आजकल फील्ड स्टडी में आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रोन्स कैमरा है ना, और जीपीएस, मोबाइल एप्स आदि का उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है, और वीडियो को रोक लेना और इसके अलग अलग स्टेप्स को आप देखते जाना, इसका अलग अलग अध्ययन है ना, तो इसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगा। इंटरग्रेटेड फील्ड स्टडी, ये अलग अलग स्टडी किए जा रहे हैं, 10वां बिंदु है। वीडियो को थोड़ा रोक लेना और पढ़ते जाना दोस्तों, समझ में आ जाएगा। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारे पास। मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा हूँ, वीडियो को रोक करके आपको खुद कवर करना है। थ्योरी पार्ट है पूरा और इजी चीज है, कठिन नहीं है, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं है। परिचय है, कलेक्शन ऑफ सिंपल एंड इट्स प्रिजर्वेशन, है ना। प्रिजर्वेशन क्या चीज होते हैं? जो पौधे होते हैं वो रोग और कृषि अध्ययन के लिए नमूना संग्रहण किया जाता है, जैसे उनको क्या बीमारी लगा है उनको हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और सही संरक्षण करने के बाद, संरक्षण है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी रोगजनक की पहचान, अध्ययन और नियंत्रण के लिए सबसे सटीक और उचित तरीका से नमूना इकट्ठा करना आवश्यक होता है। सभी संग्रह पर्याप्त नहीं है, बल्कि नमूने को सुरक्षित और रोग मुक्त रखने की जो तकनीकें है ना, भी आवश्यक होती है। यदि नमूने ठीक से संरक्षित नहीं किए गए तो पैथोजन मर जाएंगे, यह रोग लक्षण बदल सकते हैं। ठीक है, जिससे शोध और रोग पहचान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये अलग अलग सिंपल को ले रहे हैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। आप लोग थोड़ा वीडियो को देखें और इसके टाइप्स हैं क्या क्या है। देखो हम कैसे सिंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपल कलेक्ट एंड प्रीजर्वेशन, है ना, कि उनका संरक्षण कैसे करेंगे। एक्वारेट डिसीज है और यहाँ पर पैथोजेंस आइसोलेशन है, इसका हिंदी में लिखा गया है, इसके बारे में समझ सकते हैं। टाइप ऑफ सिंपल कलेक्टेड, ठीक है। फील्ड एंड लेबोरेटरी स्टडी में विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। प्लांट टिश्यूज को एकत्र कर सकते हैं, बीज को एकत्र कर सकते हैं, और सॉइल सैंपल एकत्र कर सकते हैं। पैथोजेन की स्टडी हम कर सकते हैं, वाटर सैंपल, जल नमूने, ये सब चीजें हैं आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोकते जाना, जो आपको समझ में आता है उन चीजों को लिखते जाना। नेट में सर्च करने से अच्छा है आप, मैं जो नोट्स बना के दे रहा हूँ उसी को आप कलेक्ट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और अच्छा है। स्टेप है कलेक्ट करने का कोई भी प्लांट सैंपल को, तो पहला है फील्ड सर्वे है, कलेक्शन ऑफ सैंपल है, कलेक्शन संग्रह कर रहे हैं, और यहाँ पर लेबलिंग करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, और फिर है दोस्तों यहाँ पर लास्ट है इनिटियल प्रिजर्वेशन, प्रारंभिक संरक्षण है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए संरक्षण, सैंपल की संरक्षण हम कैसे करेंगे। नमूने का जो संरक्षण है यह सुनिश्चित करना है कि पैथोजेंस एलाइव रहें, मतलब वो जीवित रहें, और स्टडी के लिए यूजेबल रहे, यूज करने लायक हो, है ना। और संरक्षण के लिए कई तकनीक होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म आपका संरक्षण हो सकता है ड्यूरिंग कुछ आवर्स के लिए, कुछ दिन के लिए हो सकता है, अलग अलग इसके मेथड है। आप लोग एक बार वीडियो को रोकना और रोक करके पढ़ते जाना, सब चीज लिखा हुआ है यहाँ, ज्यादा एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इनको कवर करते जाएंगे तो सब चीज कवर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं और देखते हैं इसका सॉइल सैंपल को कैसे कलेक्ट करें, वाटर सैंपल को कैसे कलेक्ट करें, ये चीजों को देखते जाएं। और माइक्रोबियल सैंपल, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये सबको कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेबलिंग एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन और लेबलिंग, तो ये सब आप एकदम इजी चीज है। थोड़ा इंग्लिश जरूर है लेकिन कम से कम पेपर तो लिख देंगे, आप सभी लोगों का भला हो जाएगा भाई। ठीक है,
हिंदी में आप कर सकते हैं। बच्चे बोल रहे थे इंग्लिश मीडियम में बताओ, इंग्लिश मीडियम में बहुत ही ज्यादा इंग्लिश हो गया है, ठीक है। ये देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, थोड़ा सा वीडियो को रोकना, पढ़ते जाना। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एंड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का अर्थ है किसी वस्तु, उपकरण या माध्यम से सभी जीवित सहजीवी को पूरी तरह से समाप्त करना। यह प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। इसका उद्देश्य क्या है, स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? प्योर कल्चर आइसोलेशन करना और कंटामिनेशन को रोकना, जो प्रदूषण है उसको रोकना। अलग अलग इनके टाइम है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के कारण प्रयोगशाला में कर सकते हैं ये काम। किसी भी प्रयोगशाला में स्टेरिलाइजेशन के बिना कार्य करना असंभव है, क्योंकि कंटामिनेशन एक्सपेरिमेंटन को असफल कर देता है, मतलब अशुद्धि और डिसीज स्टडी में एरर पैदा कर देता है, इसलिए जरूरी है स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता। नीड फॉर स्टेरिलाइजेशन, प्योर कल्चर मेंटेन करने के लिए और एक्वारेट डायग्नोसिस के लिए और डिसीज फ्री प्लांटेशन मटेरियल के लिए, लेबोरेटरी सेफ्टी के लिए, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी के लिए, ये सब चीज है। इसके प्रकार देखो, अलग अलग प्रकार है, फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन और 3 प्रकार है, फिजिकल, केमिकल और रेडिएशन। अच्छा है, तीनों को समझे। पहला को देखते हैं, फिजिकल। भौतिक विधि क्या है? भौतिक विधि में हीट फिल्ट्रेशन और है ना डेसिकेशन का उपयोग किया जाता है। हीट स्टेरिलाइजेशन उष्मा द्वारा, हीट स्टेरिलाइजेशन सबसे अधिक प्रचलित और प्रभावी तकनीक है। इसे 2 भाग में बांटा गया है, मॉइस्ट हीट, आर्द्र उष्मा बोल सकते हैं, और दूसरा है बॉइलिंग। वीडियो को रोकते जाना बच्चों, सब लोग आप पढ़ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, एकदम इजी है। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके पढ़ते जाना। मैं वीडियो को रोकते जा रहा हूँ, आप सब लोग थोड़ा से वीडियो को रोकते जाएं और रोक रोक के थोड़ा से पढ़ते जाएं, आप लोग कवर कर सकते हैं। एक एक चीज पढ़ने का ये नहीं है, ये सिर्फ समझने का है। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टैंडर्ड मेथड क्या है? तो ऑटोक्लेविंग, मॉइस्ट हीट पहला है, महत्वपूर्ण तकनीक में से पहला है हमारे पास ऑटोक्लेविंग। दूसरा है हमारे पास हॉट एयर ओम, मतलब ड्राई हीट करना। ठीक है, ये अलग अलग पैरामीटर है। तीसरा है आपका फिल्टर मेथड, चौथा है गैस स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन मेथड पांचवा है, केमिकल स्टेरिलाइजेशन। देखते हैं इसमें आपके अलग अलग क्या आते हैं। 70% एथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और प्रिकॉशन ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन, इसके लिए सावधानी क्या रखें, है ना। तो करेक्ट टेम्परेचर, प्रेशर एंड ड्यूरेशन का पालन करना चाहिए। हीट सेंसिटिव मटेरियल को हाई टेम्परेचर से बचाएं, कंटामिनेशन से बचने के लिए एसेप्टिक हैंडलिंग करें। ठीक है, पढ़ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रोकते जाना, पढ़ते जाना बच्चों। एक एक लाइन पढ़ने का नहीं है ये विषय, आप थोड़ा से देखते जाएं, समझते जाएं। अगला टॉपिक है फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अभी आपने देखा है फिजिकल मेथड के बारे में और ऊपर पढ़ा है आपने, इनके अलग अलग टाइप्स हैं। स्टेरिलाइजेशन का अर्थ किसी वस्तु, उपकरण, माध्यम या सतह से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से समाप्त करना। भौतिक विधि है में ऊष्मा विकिरण और फिल्ट्रेशन, मतलब छानना, जैसे प्राकृतिक और यांत्रिक उपायों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीव को नष्ट किया जा सकता है। यह प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्योर कल्चर, पैथोजेंस, आइसोलेशन, डिसीज आपका फ्री मटेरियल के लिए क्या होते हैं, ये सब आवश्यक होते हैं। भौतिक स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या आवश्यक होते हैं, तो ये देख सकते हैं अलग अलग जरूरतें हैं, इसके प्रकार है अलग अलग, हीट, फिल्टर और रेडिएशन। ठीक, और इसको हीट स्टेरिलाइजेशन को 2 भाग में बांटे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 भाग में। पहला है आपने देखा आर्द्र ऊष्मा विधि, और दूसरा इसके बारे में इनका प्रिंसिपल है, इनके प्रमुख तकनीक है, इसको और आपने ऊपर देखा है। ठीक है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है। वीडियो को थोड़ा रोकते जाना और इसको पढ़ते जाना।
ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे पास रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। अब देख पाएंगे रेडिएशन के द्वारा कैसे हम लोग स्टेरिलाइजेशन को समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम पहले समझे, ये डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत दो भाग बनाए गए इसके, आयनाइजेशन एंड नॉन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में आपका गामा रे, इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सरे आता है, और इसमें यूवी रे, इंफ्रारेड, ये सब आते हैं। इसके बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। इंग्लिश वर्ड कठिन नहीं है, देखने में लगेगा जरूर, लेकिन सिंपल है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, भौतिक विधियों का उपयोग क्या है, तो ये इंग्लिश वर्ड थोड़ा थोड़ा याद रखें। कल्चर मीडिया है, लेबोरेटरी है, इंस्ट्रूमेंट सरफेस एंड एयर स्टेरिलाइजेशन इन द लैब, ये सब चीजें हैं। इसके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या है, ये भी आप थोड़ा चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा निष्कर्ष है, आप सब लोग चाहें तो निष्कर्ष को देख सकते हैं। एक टॉपिक और है, रासायनिक विधि द्वारा स्टेरिलाइजेशन, ये तीसरा है, लास्ट है। इसका अर्थ फिर वही आ गया, परिभाषा आपका। इसमें केमिकल को उपयोग करेंगे रासायनिक विधियों द्वारा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में विशेष रासायनिक विधि अर्थात केमिकल का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है। भौतिक में आपका टेम्परेचर वगैरह, दाब वगैरह आ जाएगा केमिकल, और रेडिएशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइट वगैरह, अभी आपने देखा है ना, वो सब प्रयोग करेंगे। लेकिन केमिकल में केमिकल देंगे हम लोग, केमिकल दे करके क्या करेंगे, उस जो हमारे पास नुकसानदायक बैक्टीरिया होगा उनको हम पूरी तरह से सूक्ष्म जीव को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भौतिक विधि जैसे ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओम, इन वस्तुओं का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रासायनिक स्टेरिलाइजेशन का प्रयोग लैब उपकरण, पौधे, तंतु, बीज, प्लास्टिक सामग्री और सतह की सफाई के लिए किया जाता है। रासायनिक स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देख सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। इनके सिद्धांत क्या है स्टूडेंट्स, ये भी आप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा रोकते जाना, इतना समझ में नहीं आता है तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे भाई, है ना। ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसे एक एक लाइन पढ़ूंगा तो मुझे एक एक वीडियो के लिए, मतलब एक एक यूनिट के लिए छह छह वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 96 पेज हो गया, देखते जाएं आप कैसे हम फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे, है ना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखो, एथिलीन ऑक्साइड का पूरा नाम अगर देखें, शॉर्ट नेम ETO, देखते जाएं। रासायनिक स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, तो सफाई, सतह की सफाई करें, रासायनिक उपचार करें और धोना, उसके बाद सुखाना, फिर उपयोग करना। रासायनिक स्टेरिलाइजेशन के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो देख सकते हैं। लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन के लिए, सरफेस स्टेरिलाइजेशन, सीड, ये सब चीज आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके कुछ सीमाएं हैं और इनके कुछ सावधानी है, फायदे हैं, ये सब चीज को आप ध्यान से देखते जाएंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। विकिरण विधियों द्वारा स्टेरिलाइजेशन, ये भी आप पढ़ लेंगे। वीडियो को मैं थोड़ा से रोकते जा रहा हूँ, देखना, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत डबल मत हो गया होगा, थोड़ा देख लेना। ये अपना 100 पेज हो गया। पढ़ सकते हैं, एक चीज समझ आ गया तो धीरे धीरे ये सब चीज समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें सूक्ष्म जीवों का पृथक्करण और विभिन्न माध्यमों की तैयारी के लिए हम बात करेंगे। तो 101 पेज तक हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं जगह देता हूँ। हमारा जो यूनिट तीसरा है बॉटनी का, केमिस्ट्री पर मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। आपके जो भी दोस्त यार होंगे उन लोगों को बता देना कि केमिस्ट्री पर सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। 74, 75, 76, 77, 78 पेज स्क्रीनशॉट लेते जाओ। 79 पेज, मैं दो तीन तीन टॉपिक को कवर करते जा रहा हूँ। और ये हो गया 80 पेज, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, पेज नंबर दिख रहा है ऊपर में ना, ले लेना। 94, 95,
96, 97, 98, 99 और ये हो जाता है 100, ये हो जाएगा 1। अच्छा बस इतना ही है ना। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास जो 102 पेज से स्टार्ट होगा, अगला हमारे पास अलग अलग इनका देखते हैं कितना कितना पेज तक है ये। ठीक है, चलो जितना भी होगा देखेंगे। बाकी हमारे पास जो अगला वीडियो आएगा बहुत स्पेशल रहेगा। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना, और सभी लोग थोड़ा से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, और थोड़ा थोड़ा करके 160 पेज है। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। आपके जो भी दोस्त यार हैं चैनल को शेयर कर देना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।